अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल फितर के स्पेशल ट्रांसमिशन से बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी दिन है। गो के अभी भी 2 घंटे बाकी हैं तीसरे दिन के ईद उल फितर के ख़त्म होने में। उसके 2 घंटे के बाद ये भी माजी का एक किस्सा हो जाएगा कि ईद आई और गुजर गई। ईद के 3 दिन किस तरह गुजरे, यकीनी तौर पर मुझ समेत तमाम लोग यही कहेंगे कि मौजूदा बरस से ईद की जो छुट्टियां थी वो तवील थी थोड़ी सी, और ईद भी अचानक आ गई, तो इसके जो बाकी जो छुट्टियां हैं वो तवील हुई और लोगों ने ज़्यादातर सोकर ही ईद गुजारी। इसके अलावा चूँकि गर्मी भी तेज़ थी, गर्मी की वजह से भी लोगों ने घर में रहना ज़्यादा कबूल किया। कोरोना SOPs पे जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में लॉकडाउन किया गया और कारोबार को बंद किया गया कि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने ये देखा कि ईद के सीज़न में पहले दिन से लेकर और आज तीसरे दिन तक हमने देखा कि कोरोना SOPs की वो धज्जियाँ उड़ाई गई कि हुकूमत भी शायद में खैर में कहीं मुंह छुपा कर बैठी हुई है कि उन्हें अब नज़र नहीं आ रहा है कि कोरोना की जो SOPs की धज्जियाँ कहाँ उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा दुकान भी जो दीगर इलाकों में खुल चुके, आवाम जो है रेस्टोरेंट्स में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जितनी सख्ती करनी थी रमज़ान मुबारक में की। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में आज जो स्पेशल प्रोग्राम है इसमें हमने ताजरों को मदऊ किया है। इन ताजरों से पूछेंगे कि ताजिर जितने भी हैं ये इन्होंने अपनी ईद किस तरह मनाई, और जो गुज़श्ता हमारा रमज़ान गुजरा, इस रमज़ान में इकनॉमिकली तौर पे ताजिरों ने क्या खोया, क्या पाया, और इस वक्त हम मुआशी तौर पर कहाँ खड़े हैं। तो इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले जिन मेहमानों ने आज इस महफिल को रौनक बख्शा है उससे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे सीधे हाथ पे जो मेहमान मौजूद हैं ये नासिर हयात मंगू साहब हैं, जो कि सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि उर्फिया में FPCCI हम कहते हैं। फिर मेरे सामने बैठे हैं जो मेहमान हैं वो शारिक वोरा साहब हैं, और ये हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सदर हैं, और ये भी बहुत मतलब कि एक इफेक्टिव शख्सियत है और बहुत ज़्यादा फ़ाल शख्सियत है कराची चैम्बर के हवाले से। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सैयद मुजाहिदुद्दीन साहब। मुजाहिदुद्दीन साहब जो है वो सोशल मीडिया पे इनकी अमूमन जो है वो वीडियो बड़ी वायरल होती हैं और बड़े बेलाग तबसरा भी करते हैं। तो आज हम इनके इस बेलाग तबसरे से मुस्तफ़ीद होंगे और देखेंगे कि क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें हैं और ये तीनों मेहमानों से हम ये मालूम करेंगे कि एक इंडस्ट्री में जो भी वबाल आया या जो भी मसाइल आए, मुश्किलात आए, उसकी सूरत हाल क्या थी। लेकिन उससे कबल मैं इन तीनों मेहमानों को ईद उल फितर की लेट से सही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग ईद मुबारक हो। कि ये एक हमारे एक रवायत भी है कि हर मेहमानों को ईद कहनी चाहिए। चले जी, तो हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। पहले मैं नासिर हयात साहब से ही शुरू करते हैं, इसलिए वफाक का मैं बड़ा हामी रहा हूँ, और वफाक जो है वो अच्छी चीज़ होती है कि वो पूरे पाकिस्तान को भी संभालती है। नासिर साहब, एक चीज़ हमने देखी कि हमारे यहाँ एक तासुर ये है कि ताजिरों और सियासतदानों की ईद कुछ डिफरेंट होती है। क्या आप इससे कबूल करेंगे कि ताजिर जो ईद मनाता है, ये एक आम आदमी जो ईद मनाता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है या कुछ एक ही जैसे होते हैं? मेरे हिसाब से तो आम आदमी ज़्यादा अच्छी तरह मनाता है, और जो ताजिर या कोई पॉलिटिशियन या थोड़े ऊपर के लेवल लोग ज़्यादा ड्राई होते हैं इसमें। मेरा ड्राई से क्या मुराद है? मतलब देखिए, हमारे यहाँ तो मिलना जुलना इतना नहीं है जितना आम। आप जाएंगे घूमने फिरने की जगह जाएँ, कहीं जाएँ, आपको आम पब्लिक ज़्यादा मिलेगी। अगर आप मॉल भी खोल देंगे ना ईद पे कभी भी, तो वहाँ आम पब्लिक ज़्यादा होगी। जैसे फ्राइडे को देखें, सैटरडे को देखें, संडे को देखें, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं ईद को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सदारत संभालने के बाद, फेडरेशन की सदारत संभालने के बाद मेरे ख्याल में पहली ईद आती जी। तो सदारत की फेडरेशन के बाद जब पहली ईद आपकी हुई, तो यकीनी तौर पे जो ये माजी में आपने ये ईद मनाई एक आम ताजिर, एक कारोबारी हज़रात के तौर पे, तो मौजूदा बस जो आप ईद मना रहे हैं तो इसमें कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है? बस इसमें ज़्यादा लोगों से बातचीत रखनी पड़ती है, अपने मेम्बर से, हर एक की खैरियत, हर एक का कोई मसला, तो इसमें ज़्यादा जो है ना आप फाल होते हैं। वैसे तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, मैक्सिमम अपने घर की जिम्मेदारी है, तो उसमें तो इतनी एक्टिविटी नहीं होती जितनी जैसे 500-700 कॉल्स आप करते हैं या रिसीव होती हैं या बातचीत होती है, हाल हवाल होता है, तो ये तो एक पूरी जिम्मेदारी वाली बात है ना। मतलब कि इस दफ़ा आपके ज़्यादातर जो ऑन कॉल ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, हर एक की खैरियत लेनी, ईद मुबारक करना। जिनसे वास्ता 6-6 महीने बाद नहीं, उनसे बात हो जाती है जी। मतलब घर वालों को ज़्यादा टाइम देते हैं? घर वालों को टाइम नहीं दे सकते हैं, भी तो घर पे है तो घर वालों को टाइम तो दे। वो तो हमारे फ़ोनों पे हमको देखते रहते हैं। अच्छा। कि फ़ोन चल रहे हैं, कभी इसकी ईद मुबारक, कभी इसकी ईद मुबारक। हाँ। ये चलता रहता है। अच्छा,
एक एज ए फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता बरस और मौजूदा बरस जो रमज़ान गुजरा, इन दोनों के रमज़ानों में जो कोरोना SOPs के तहत जो भी प्रॉब्लम्स हुई, SOPs के लॉकडाउन हुआ, सब कहाँ हमारी तजारत आती खड़ी, मीशत कहाँ? देखिए लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लास्ट ईयर ये था कि कोई सेक्टर इसके लिए तैयार नहीं था। एकदम कोरोना आया, खौफ था, लोग घर में बैठे रहे और निकलने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। और ऐसा टाइम था कि जैसे वाकई कोई खुदा न खासा अगर फौत भी होता था तो उसकी बॉडी आ रही है, हर चीज़ की टेंशन थी। इस साल हमने कदर एडॉप्ट कर लिया है कि भाई एक ये लाइफ का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि उस रमज़ान में ये फ़र्क है, उस रमज़ान में इन्होंने आखिरी दिन खोल दिया था, आखिरी हफ्ते 10 दिन खोल दिया था, और लोगों की जो कसर थी 2-3 महीने की वो निकल गई थी। जो मेरे ट्रेड जिस भी है, ये कपड़े का भी एक ट्रेड है, टेक्सटाइल का भी है, वो कहते हैं कि एक गज़ कपड़ा भी नहीं बचा, जो स्टॉक लॉट पड़ी हुई थी, रिजेक्टेड थे, वो भी बिक गए। इस साल या लास्ट ईयर? हाँ। तो मौजूदा बरस क्या हुआ? मौजूदा बरस तो इन्होंने ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लॉकडाउन होगा, और इन्होंने अचानक लॉकडाउन किया। मैं ये समझता हूँ कि ईद भी जो इन्होंने रात को 12 बजे अनाउंस की वो इसीलिए की कि लोग बाहर ना निकल सके। अच्छा। अगर ये अनाउंस कर देते एक दिन या 30th रोज़ा होता तो लोग शाम को आ जाते, कोई गवर्नमेंट की परवाह नहीं करता। तो मतलब ये जबरदस्ती का चांद था? नहीं, ये नहीं मैं कहता हूँ जबरदस्ती का था, लेकिन ऐलान जो है ना, हाँ। जिस तरीके से हुआ, मतलब लेट किया उन्होंने लेट किया ताकि कोई निकल ना सके, जो कि मेरी फीलिंग है ये। नहीं, वरना 11:30 बजे कौन सा चांद निकलता है? बहुत सारे लोगों की फीलिंग है ये जी कि लोग माज़ारों मना निकले, इसलिए उन्होंने थोड़ा लेट किया। मेरा शरई तौर पे क्या सही है क्या गलत है ना, ये तो हम नहीं जानते, नाम मुफ्ती है उलमा है। बहरहाल सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन की तो बात हो गई, आप पहली ईद मना रहे हैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, तो गुज़िश्ता बरस जो आपने ईद मनाई, इस साल जो ईद मना रहे हैं, क्या डिफरेंस है? इस साल बतौर सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में समझता हूँ कि मैं इस ईद को ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। और उसकी वजह ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनसे के सदर बनने से पहले इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, सदर बनने के बाद उनसे इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। बहुत सारे पुराने दोस्त जो कि अब टीवी आपके चैनल के ज़रिए या दूसरे टीवी के चैनल्स के ज़रिए उनको पता चला कि जी मैं कराची चैम्बर का सदर बना, तो वो मुल्क के बाहर वाले होंगे, और बहुत सारे लोग अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, तमाम गैर ममालिक में वो मुबारकबाद दे रहे थे कि जी आप सदर हैं और हमको खुशी है, और इस ऑनर की भी, और चूँकि एक दोस्त के नाते तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ये ईद जो है ये बहुत हेक्टिक गुजर रही है। और जैसे कि अभी मियां नासिर याद साहब कह रहे थे कि सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस जो है वो मिल रहे हैं, उसमें चैम्बर की तवासत से भी, और वो लोग जो कि दोस्त थे वो चैम्बर के तवासत से उनको हमारी याद आ गई। मतलब मौजूदा बरस आपकी ईद मसरूफियत बढ़ गई बहुत ज़्यादा मसरूफियत, और इसमें ज़्यादातर 99% आपके अपने ट्रेड के लोग ही होंगे, इंडस्ट्री के, ट्रेड के, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सब लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि ईद पे सदर को, चैम्बर के सदर को ईद मुबारक कहें और उनसे गपशप करें, पूछें। एक ऑनर ये बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा ये अल्लाह की तरफ से देन है उसकी के ये। तो मैं समझता हूँ कि ये ईद जो थी शायद ये मेरी ज़िंदगी की मसरूफ तरीन ईद है, और तारीख़ में इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी मेरे लिए बिल्कुल पर्सनली। बेशक। मुझे बताइए, जैसे नासिर साहब से मैंने बात की कि फेडरेशन का तो इतना किरदार मतलब कि पूरे पाकिस्तान में होता है, ऐसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के किरदार जो है ये SOPs के हवाले से जो लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन में जो भी आपके SMEs ने, छोटे दरमियानी ताजरों ने आपसे रब्ता भी किया, दुकानें सील हो गई, जुर्माने हो रहे हैं, क्या किरदार रहा चैम्बर का? कराची चैम्बर का जो किरदार इस अरसे में, जबकि ख़ुसूसन जो लास्ट जो 15-20 दिन थे उसमें जो सॉफ्ट डेज थे, जो फ्राइडे और संडे की छुट्टी के दिन थे, आप पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि कराची चैम्बर ने जितना इफ़ेक्टिव, जितना पुरजोर और जितना लॉजिकल रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि शायद वो पाकिस्तान की किसी और चैम्बर ने या एसोसिएशन ने नहीं किया। और कराची चैम्बर के ही एफर्ट्स की बिना पर हुकूमत सिंध ने एक हफ्ता पहले जो लास्ट फ्राइडे सैटरडे को मार्केट्स को खोलने का ऐलान किया। हाँ, ये भी बड़ी बात थी कि पूरे मुल्क में जो है वो फ्राइडे एंड सैटरडे बंद था, और वाहिद जो सिंध सूबा था
हाँ। वहां पर फ्राइडे का जो सॉफ्ट डे अदरवाइज था वो कराची चेंबर के कहने पे उन्होंने उस फ्राइडे को अलाउ किया, रात 12 बजे तक अलाउ किया, और फिर सैटरडे को भी दुकान खुली। ये ठीक है कि इस दफ़ा हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया उसमें जो बुनियादी गलती की मैं समझता हूँ कि वो वफाकी हुकूमत की थी। उसमें सिंध हुकूमत का शायद इतना बड़ा नेगेटिव रोल नहीं है। उसकी वजह यह है कि चारों सूबे जो हैं वो एनसीओसी की इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई कर रहे हैं, और वो गालिबन सिंध की हुकूमत को भी करना था। एनसीओसी वफाक के और वो वफाक के परव्यू में आती है। तो वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से एसओपीज कोरोना के पेंडेमिक को रोकने के लिए उनकी जो भी स्ट्रैटेजी थी, उनके पास जो डेटा था, जो स्टैटिस्टिक्स थी, या उनकी जो पॉलिसी थी कि किस तरह से वो इस दफ़ा कोरोना के वायरस को, लेकिन मेरे ख्याल में उनके फुकदान था, उनकी हिकमत अमली में बहुत ज़्यादा जो है खामियां थी उसमें। बिलाल साहब, फुकदान बेसिकली ये था कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इस खामियों को थोड़ा सा मुझसे पूछना, उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, ना फेडरेशन को ऑन बोर्ड लिया और ना चेंबर को बोले। आपकी खामियां क्या थी, क्या खामियां रही उनकी एनसीओसी जो फैसले किए, लॉकडाउन हुआ? सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाऊंगा कि आज का दिन भी बहुत ऐश से गुजरा, सर से पांव तक बदन सलामत है। जिस तरीके से इन्होंने कहा, ईद हम लोगों की जो छोटे ताजिरों की ईद होती है ना, तो ईद के दिन हमारी ईद नहीं होती, हम लोग सोते हैं, रात भर काम करते हैं। लेकिन इस दफा हमने पहली दफा ईद को देखा कि ईद ऐसी भी होती है भाई, तीनों दिन सो हाँ, हाँ। और एक मसला ये था कि बहुत जो लोग थे वो आंसुओं के साथ रोए। अच्छा, हाँ, आंसुओं के साथ रोए, जिनका माल दुकानों में रखा रह गया, पिछले साल के बकाए थे जिनके, वो रखे रह गए, और वो ये सोचते रहे, किसी की बेटी की शादी थी, किसी का, तो जो छोटे आदमी है ना उनके मसाइल बड़े होते हैं। एक जो मसला है अब वहां पर क्या हुआ कि जो हुकूमत ने एनसीओसी का जो जहां तक था उनके पास आदादो शुमार थे, वो एक अपनी जगह है, फैक्ट एंड फिगर्स जिसको आप कहेंगे। नहीं, जो अभी शारिक साहब ने बात की, हाँ? मैं उसी बात के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। हाँ? ये प्रॉब्लम्स जो थे वो यही कह रहे हैं कि वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो ऑन बोर्ड ना लेने की वजह से आप लोगों को परेशानी की? बिल्कुल, हमें बिल्कुल परेशानी हुई। देखे, अगर वजीर आला साहब जो है एक बार ताजिरों को अपने बराबर नहीं तो सामने बैठने का तो मौका देते। कोई इतने बुरे अछूत भी नहीं है हम लोग यार, हमको कम भी मजारे थोड़ी है कोई। भाई आपसे टैक्स लेना था तो बिठाते ना, हम तो टैक्स देते हैं, पूरा टैक्स देते हैं। आपसे टैक्स लेते तो बिठाते भाई, 47 प्लस टैक्स दे रहा है कराची का आदमी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर टैक्स है, उसके भी टैक्स हमारे छोटे ताजिरों से। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लो, फिर मैं आपकी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से चलूंगा। नाज़रीन, ईद उल फितर की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ईद उल फितर के खुसूसी ट्रांसमिशन से हम दोबारा हाजिर हैं। और नाज़रीन, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आज तीसरी दिन है ईद की, और ये भी 2 घंटे के बाद जो है ये भी माजी का किस्सा हो जाएगा। ये 3 बड़ी शख्सियत जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हों, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ, और वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे बहुत सारे ताजिर सुनना चाहते हैं, या उनके दिलों में अगर कुछ तजस्सुस है तो वो बात हो सके। वफ़े में जाने से पहले मुजाहिद साहब से हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी बात कट गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। आपका एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, उसमें आपने वीडियो में कहा कि जनाब ये अली कि ये छोटे ताजिर क्या शराब बेच रहे थे, या हीरोइन बेच रहे थे, या फलां कर रहे थे कि इनके साथ इतनी सख्ती की जा रही है और इनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हुई। तो क्या प्रॉब्लम क्या हुई है छोटे दरमियानी ताजिरों की, इतने ज़्यादा आप लोग गुस्से में? बिल्कुल सही कहा आपने बिलाल एहसन साहब। देखें, हर ताजिर की एक रिस्पेक्ट है, और मैं कहता हूँ हर आदमी की, चाहे वो कोई भी काम करता है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो हमारे ताजिरों के अंदर जिस तरीके से ये पुलिस वालों ने ताजिरों को पकड़ना शुरू किया और घसीट घसीट के मोबाइलों में मारा, 70 साल के बुजुर्ग को लालू खेत में गुद्दी पे तमाचे मार के मोबाइल में डाला, तो वो एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक पहलू था। और फिर जितने आदमियों को पकड़ के ले जा रहे थे उन्हें बगैर पैसों के नहीं छोड़ा। अच्छा, तकरीबन 75 आदमियों को कुर्ता गली से हमारे इलियास मेमन, तारिक रोड इलियास मेमन साहब ने छुड़वाया, ठीक है, और उन्होंने बगैर पैसों के छुड़वाया कि नहीं जनाब आप इनको छोड़ें, और उस बात पे वो डट गए। वो काम करते हैं बड़े अपने सलीके और करीने से, और बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। और दूसरा एक काम ये हुआ कि उन्होंने लाखों रुपए के मास्क
और सैनिटाइजर दुकानों पे रखवाए, तकसीम किए, लेकिन हम किसी से डंडे के जोर पे किसी पे एसओपी पे अमल नहीं करा सकते हैं। हमने तो मास्क दे दिया, उसे दुकान में भी दे दिया, उसने उठा के फिर जेब में डाल लिया। अब पुलिस के आदमी गए, उन्होंने मूवी कैमरा से मोबाइल से बनाया, आया, कहने लगा आपकी सील हो गई दुकान। और एक मार्केट के अंदर अगर वायलेशन हो रही है, पूरा सेंटर सील हो गया। और जनाब पूरा सेंटर सील हो गया तो वो बेगुनाह जिन्होंने सही खड़े हुए थे उनका क्या कसूर था? यानी लम्हे भर के लिए ऐसा लगा कि कराची को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है और 5,000 रुपए की गड्डी के अंदर सारा इंसाफ लिपट गया। यानी आम आदमी जो है वो चीखे मार मार कर रो रहा था कि ना यार ये माल मैं कहाँ बेचूंगा, पिछले साल का बकाया बाकी था, ये कारोबार, बच्चों की ईदें नहीं हुई। अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए घर में, इस साल एसएमईज को कितना नुकसान हुआ होगा? मैं कहता हूँ बॉटम लाइन से नीचे चले गए लोग। कॉटेज इंडस्ट्री तबाह हो गई। जो लोग ये समझते हैं, मौजूद के साथ मुझे तो इत्तला मिली कि रिटेलर्स बड़े फायदे में रहे और सबसे ज्यादा नुकसान होलसेलर को हुआ। रिटेलर्स ने तो अपना कमा लिया और वो माल बेच दिया जो माल जो है वो उनके पास जो रिजेक्टेड थे वो भी बिक गए। देखिए हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत सारे एक फेनोमेनाज हैं और कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड फेनोमेनाज भी हैं, तो हम इस बारे में नहीं जाएंगे किसने क्या कहा, किसने। दर हकीकत जो आप प्रोग्राम करते हैं, आप उसमें जब जाएंगे और फिर पूछेंगे सर पे हाथ रख के, तो आपको हकीकत कुछ और पता चलेगी। लेकिन मैं भी एक सारिफ हूँ, आई एम ऑल्सो ए कंज्यूमर। ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ठीक है, ये अपनी फैक्ट्री होगी सब कुछ। लेकिन ये बात तो तय है कि दुकानदारों ने इस आखिरी दिनों पे, इस बात को आप इग्नोर नहीं करेंगे, मुंह मांगी कीमतों में चीजें बेची, मुंह मांगी कीमतों में चीजें बेची हैं। और रही बात ये कि जो जुर्माने की रकम उन्होंने गवर्नमेंट को दी थी वो सब आवाम से उन्होंने वसूल कर लिया। देखिए ये एक समझना और सोचना है। जब कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होंगी और मार्केट में कंपटीशन होगा तो फिर मुंह मांगी बातें नहीं होती। और जिस तरीके से दर्जियों को पकड़ पकड़ के गुद्दी से घसीट के लिए जा रहे हैं आप उन ताजिरों ने जो शटर जरा सा ऊंचा करके कहने लगा आपका आर्डर का था मैं ये दे दूं जनाब, उसको ऐसे पकड़ के लेके गए, अल्लाह माफ करे, जैसे वो क्या नाम है हेरोइन लेके। और कौन सा ऐसा काम है कराची के अंदर जो नहीं होता इलीगल, मुझे आप बता दें, चलें मैं आपको लेके चलता हूँ। चले कुछ चीजों पर पर्दा रखें, हाँ कुछ चीजों पर पर्दा रखें, वो पर्दा रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। हाँ, ये बात है। नासिर भाई, ये तो छोटे दुकानदारों की बात हुई, बड़े कारखानों में एसओपीज के हवाले से क्या सूरत हाल है ऑल ओवर पाकिस्तान? देखिए कारखानों में एसओपीज इतने अच्छी तरह फॉलो नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है, जैसे आप वैक्सीन कराने जब कारखानों में जाएंगे तो 50-60% लोग कहेंगे हमने करवाना ही नहीं है। हकीकत यह है कि वहाँ भी आप फॉलो नहीं करवा सकते और वहाँ भी लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। असल अब हमारे को इंडस्ट्री में तो ग्राहक नहीं आता ना, इंडस्ट्री में तो उसके आपके अपने एम्प्लॉइज होते हैं। देखिए ग्राहक आए या ना आए, उस पर तो सख्ती कर सकते हैं। ग्राहक आए या ना आए, जब मैं ही नहीं मानता, एक चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, तो आप कैसे मुझे उस पर अमल करवा सकते हैं? एक बात, जो हम बातें कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि आइंदा ये काम कैसे ना हो, वरना अगली ईद पे भी हम बैठे होंगे और हम लोग कह रहे होंगे ये हो गया और वो हो गया। देखें ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, या मेरे अपनी समझ के मुताबिक मुख्तलिफ वायरस आते रहेंगे। बिल्कुल। और ये वैक्सीनेशन 22 करोड़ को पूरी करने में 2 साल चाहिए। कल हमारी असद उमर साहब से मुलाकात हुई, उसने कहा हमारा टारगेट है जुलाई में 1 करोड़ लोग, जुलाई तक। अब जुलाई तक 1 करोड़ का मतलब है कि 22-21 करोड़ या 20 करोड़ या 15 करोड़। तो हमें ज़रूरी इस बात है कि गवर्नमेंट बैठे, हमसे एसओपी बनाए, तरीक़ेकार, एसओपी तो सबको पता है, तरीक़ेकार इम्प्लीमेंट करने का करें, वरना ये रोना अगले साल भी यहीं बैठ के हम रो रहे होंगे। या आज़ाद छोड़ दें जिसने। देखिए टाइमिंग तो हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको 24 घंटे करें, क्योंकि देखिए जब टाइम आप देते हैं, उन्होंने मुझे कहा, अपना खान साहब के शो में मैं आया था, तो मैंने कहा भाई आपने दिया 6 बजे तक, 3 बजे तो लोग उठते हैं, कहते लोग सोने, बात हुई। मैंने कहा देखें यहाँ का कल्चर है, आम हालात में भी लोग सुबह नहीं जाते, आप टाइम उसको 24 घंटे खुला कर दें, कम से कम एक वक्त पे एक प्रेशर तो नहीं होगा। बिल्कुल। अब ये खोल रहे हैं, अभी खुल जाएगी 17 से सब, तो 2 दिन पहले बंद करने की कोई बात नहीं बनती थी। इनको चाहिए था कि ईद पे भी खुला रहेगा, ईद से पहले भी खुला रहेगा। हम कई टर्की जाते हैं, ईरान जाते हैं, मुसलमान मुल्क हैं, ईद पे खुला होता है। कहते हैं आप चले जाएं अमेरिका, यूरोप, वो बॉक्सिंग डे एक सेल होती है, क्रिसमस के 2nd डे होती है, तो उनका बच्चा कुछ भी माल बिक जाता है। लेकिन ये किसी से बैठ के बात तो करें, आप उसका कोई रास्ता तो निकालें। अच्छा, वफाक भी आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं, उन्होंने कहा जी एनसीओसी में हमने डिसाइड किया, लोग फॉलो नहीं करते, ये नहीं होता, बड़ी बहस चली उनके साथ।
टाइमिंग पे बड़ी चली है, 24 घंटे कर दे। आप लोगों पे भी इम्प्लीमेंट है कि 50% एम्प्लॉइज होंगे कारखानों जी, वो तो एसओपी सबके लिए, कोई खास। तो आप लोगों ने क्या 50% कैसे करेंगे? हम तो पहले ही 50% पे थे। हमारा जो काम की नेचर है, जहाँ फैक्ट्री में तो नहीं हो सकता। नहीं, आपकी बात एक जनरल बात कर रहा हूँ फैक्ट्रीज की, जिसमें अगर 100 बंदे हैं तो क्या 50 बंदों को फायरिंग करेंगे? फैक्ट्री पे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी मशीनें चलाने वाले हर बंदा अलग होता है। आधी मशीन चलेगी, आधी नहीं चलेगी। वहाँ से माल बन के अगला प्रोसेस होगा, वो हो नहीं सकता ना। चीज़ें आप वो करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब आप आर्मी जो ले आए, अगर आप ले आते कि आर्मी यहाँ छोड़ दे, रेंजर्स छोड़ दे, भाई आर्मी मास में होगा, 50-60% भी कवर करवा लेते तो मामला ठीक होते। पुलिस पे छोड़ना सबसे बड़ी ज्यादती की इन्होंने, और बहुत बड़ी ज्यादती की, और बहुत बड़ी ज्यादती की, और बहुत बड़ी ज्यादती। मतलब जो बात मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं उसकी बातों में मैं कहता हूँ उससे, अब देखे सिंध गवर्नमेंट ने काम किया था कि डिलीवरी जो है वो होगी, टेक अवे नहीं होगा। अब देखे वो बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए, आप टेक अवे कर रहे थे। देखा है कौन जो टेक अवे कर रहे हैं? फिर नासिर शाह साहब को मैंने बहुत फ़ोन किए, बहुत रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी। अब यही कहना चाहिए कि आखिर में उन्होंने कह दिया कि टेक अवे भी आप अलाउ कर दें। मैं इनको कह रहा था कि इनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक 200 स्क्वायर फुट के ऊपर एक अगर कोई रेस्टोरेंट है तो 12-14 बंदों को वो देता है रोजगार। कोई बना रहा है, कोई टेबल पे रख रहा है, कोई टेक अवे कर रहा है। तो बहुत रिक्वेस्ट की भाई, अक्सर रेस्टोरेंट तो किराए की और रेस्टोरेंट, उसके बाद पार्लर्स, दर्जी, ये सारे किराए पे थे। इनको ये चाहिए कि अब ये एक चीज़ आ गई है, एक आफत, इसका सिस्टम करें। ये ताहिर रोड वाले, इनसे एक लिस्ट लें कितने लोग हैं, क्या इनका स्ट्रेंथ है, उनको कोई अगर रिबेट देना है, कोई बिजली के बिल में दे दे, कोई दादरसी तो होनी चाहिए, कोई सिस्टम बनना चाहिए। ये कहना कि हमारे मुल्क में ये हो नहीं सकता, आई डोंट एग्री विद दिस। आप कहीं से तो चीज़ ठीक करना शुरू करते हैं ना। मतलब मिली का फुकदान था, वो तो हमेशा ही है, उनके दिमाग में यही है कि पब्लिक ऐसी है, ये मुल्क ऐसा है, ये ऐसे लोग जो है ना, सोच गलत है। मैं एक वक्फे में जाऊंगा, उससे पहले 2 जुमला कह दीजिएगा सिर्फ, उसके बाद है कि फौज बुलाने का फैसला सही था गलत था? मेरे ख्याल में ठीक था, ठीक फैसला था, ठीक फैसला। चले जी, इसी में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद उल फितर की स्पेशल ट्रांसमिशन से दोबारा हाजिर हैं। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ताजिर हैं, सनतकार हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, दरमियाने हैं, जो भी हैं, उनकी अपनी जो प्रॉब्लम, उनके मसाइल हैं, उन पे ही आज हमने इस स्पेशल ट्रांसमिशन में उन्हीं पर डिस्कस करने के लिए हमने ये महफिल सजाई है। और वक्त में जाने से पहले मैंने शारिक वोरा साहब से एक जुमला कहा था कि क्या आप आर्मी का बुलाना फैसला दुरुस्त था या गलत था? तो आपने कहा दुरुस्त है। लेकिन मुझे आर्मी की या पाक फ़ौज की पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर बड़ी इज्जत है, वो बड़ी तौक़ीर करते हैं और वो समझते हैं कि ये वो इदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम और दायम है, वरना सियासतदानों ने उसको बेच के खा चुके होते। ठीक है जी। अब रही बात ये कि कुछ लोगों का एतराज़ ये था कि हम टैक्स देते हैं, हम मईशत को संभाला देते हैं और हमें मुर्गा बनाया जा रहा है, हमें उठक बैठक कराई जा रही है, तो इज़ इट राइट और रॉन्ग? देखिए, इत्तलाक जब होता है, इम्प्लीमेंटेशन किसी भी कानून की, किसी भी एसओपी की, तो इसका जो हमेशा से ये इशू आता है, चाहे वो फौज हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो। बेसिकली लोगों को सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो समहाउ और द अदर वो फौज के इदारे पर है। लोग ये समझते हैं कि अगर फौज कानून का इतलाक करा रही होगी तो उसमें जस्टिस का पहलू नुमायां होगा। पुलिस या इवन रेंजर्स के बारे में भी लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और पुलिस के बारे में लोगों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड, और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक शायद दुरुस्त भी है। लेकिन उसकी वजह शायद ये है कि पुलिस के डिपार्टमेंट को जिस तरह से ग्रूम करना चाहिए था, उसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, उस पर पैसा खर्च करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि फौज जो है उसका आने से 2 चीज़ें अचीव होती हैं। एक तो ये कि जो खौफ का आंसर होता है लोगों में कि हमने अगर हुकूमत ने एसओपीज अनाउंस किए हैं तो उसको किस तरीके से फॉलो करना है। ये बेहतर तरीके का नहीं होता। ये बेहतर तरीका नहीं, आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए आप कर्फ्यू नाफिज कर दो। देखिए, कर्फ्यू नाफिज करने से बेहतर जो है ना, जैसे अभी मियां नासिर हयात साहब कह रहे थे कि आप दुकानों को 24 घंटे खोल दें। बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, बुनियादी मकसद ये है 24 घंटे। मैं आपकी बात को बहुत माजरत के साथ जो है वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। 24 घंटे खोलने में इसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला आ जाता है। चोरी डकैती बढ़ेगी, लूटा मारी बढ़ेगी, लोग फिर एक नया इशू खड़ा होगा
एक थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम। बिलाल, ये तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर स्टेट जो है वो अपने लोगों को हिफाजत मुहैया नहीं कर सकती, स्पेशली उन दिनों में जबकि उनके त्यौहार हैं, फेस्टिविटीज़ हैं, तो अगर 5 दिन 4 दिन ऐसा कर लिया जाता तो इससे दोनों चीजें अचीव हो जाती। जुबैर मोतीवाला मेरे प्रोग्राम में थे। जुबैर मोतीवाला ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि तमाम की तमाम पुलिस जो है एसओपीज को फॉलो कराने में लगी हुई है। ये जो एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर लूटा मारी हो रही है या मार्केटों में लूटा मारी हो रही है, तो इसके लिए तो पुलिस है ही नहीं। ये देखिए ना, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जुबैर मोतीवाला। तो आप कह रहे हैं 24 घंटा अगर दुकान खुलेगी तो फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। आप देखें अभी दुबई में क्या हुआ। हाँ। आपको पता है कि दुबई में उन्होंने ईद के त्यौहार पे 5 से ज्यादा अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उस पर उन्होंने मेजबान को 50,000 दिरहम और मेहमान पर 15,000 दिरहम का फाइन लगाया। बहुत मौजत के साथ। हम वो कौम है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हम वो कौम है जो कि डंडे की जोर पे हम सीधे रहते हैं। चूंकि हम किसी भी मुल्क चले जाएं, चाहे हम यहाँ से बांग्लादेश भी चले जाएं, तो वहाँ बड़े सीधे होकर रहेंगे, लेकिन अपने मुल्क में हम सीधे नहीं रह सकते। मुजाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि छोटे और दरमियानी ताजिरों का में बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया? आप लोगों ने बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया। आप लोगों ने क्या कहते हैं कि लोगों में जो कोरोना एसओपीज थी ना उस पर आप लोगों ने अमल किया, ना आवाम जो आपके खरीदार दुकान में दाखिल हो रहे थे उनको अमल करने के लिए आप लोग तलकीन कर रहे थे। ये आप लोगों पर इल्ज़ाम है, सही है गलत है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जो दरमियाना तबके का ताजिर है और जो लोग कराची की जो एक्चुअल आबादी है वो 3.5 करोड़ से ऊपर चली गई है। और हमारे ऊपर जितने जो नहीं, ये अलग बहस है। मुझे इसे बता दीजिए कि दुकानदारों ने देखिए मेरी बात सुने, दुकानदार का काम था कि सैनिटाइजर रखना, सुनिएगा, सैनिटाइजर रखना और कहना चाहिए कि मास्क लगवाना, और उसके बाद लगवाना नहीं, खुद भी लगा के सारे दुकानदार खुद मास्क लगा के। खुद बोरी बाजार काउंटर पे, यानी मैं खुद बोरी बाजार गया, तारिक रोड गया, मैंने किसी दुकानदार को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई सैनिटाइजर में पैसे खर्च होते हैं, मास्क में पैसे खर्च होते हैं, हम अपनी जेब से नहीं लगा सकते। देखिए आप बिलाल एहसन साहब, आप मुझसे कही बात, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जो तारिक रोड की बात आप मुझसे कर रहे हैं, तो मैं वहां की बात करूंगा। मैं तारिक रोड की भी बात कर रहा हूं। मैंने तारिक रोड पे देखा कि मैं तो खुद दुकान पे मौजूद था, मैं दूसरी दुकानों पे गया, सबको मास्क लगवाए थे, लोगों को मास्क दिए। लोग मास्क लगाना नहीं चाहते हैं। आपसे मास्क लिया, जेब में रख लिया, पूछो मास्क कहाँ कह रही है जेब में। तो मकसद इस तरीके से हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? और दूसरी बात, अभी अभी लोग सारे के सारे यहाँ से पंजाब चले गए, खैबर पख्तूनख्वा चले गए, अब ये लोग ईद मना के वापस आएंगे। हमारे पास क्या स्केल है? हम किस तरह पता करेंगे कि इनको कोरोना लेके नहीं आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि वो पंजाब से केपी से सिंध में जब दाखिल होंगे, बिल्कुल सादकाबाद के ऊपर इनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद पता होना चाहिए ये लोग क्लियर नहीं, ये कराची जा सकते हैं। वरना कराची के अंदर कितनी कॉम्पैक्ट आबादी है कि 50 घर बस मेरे ख्याल में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं आप। नहीं, 50 गज के घर में इस तनाजर को किसी और तनाजर में लेके चले जाएंगे। नहीं, एक सेकंड के अंदर 50 गज के मकान के अंदर 50 गज तनाजर में लेके चले जाएंगे। किसी और तनाजर में वो दोबारा जो है कराची में जो वो एक मखसूस तबका आ गया है। नहीं, खैबर नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए, इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग आएंगे। तो मेरी एक बात ये समझे, हमारे पास क्या इसका तरता है वो सिस्टम है। देखिए, हमने कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं किया। हमने तकरीबन 70 सालों के अंदर एक सिस्टम नहीं बना सके कि हम आज भी जागीरदारा निजाम के नीचे काम कर रहे हैं। एक गिलास पीने का पानी नहीं दे सकते हम साफ लोगों को। मुजाहिद साहब, ये सब बहुत मतलब बच्चा जानता है कि ये सारी चीजें हैं। अब वो लोग जब आएंगे पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, तो कैसे टेस्ट उनके क्लियर होंगे? आप कैसे, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए मेरी बात सुने, पंजाब से आए या पंजाब से ना आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, कहीं से भी आए, देखिए टेस्टिंग जिसकी यहाँ रह के नहीं हो रही तो वहां से आगे कैसे होगी? एक बात। दूसरी बात है, जरूरी नहीं वहां से जाके कुछ लाएं, यहाँ से भी तो दिया होगा ना जाके। यहाँ भी तो कोरोना है ना। ये तो आप वो बॉक्स करें, यहाँ वाला वहाँ दे रहा है, वहाँ दे रहा है, वहाँ वाला यहाँ दे रहा है। ये तो कोई बात नहीं। इतने लाखों लोग यहाँ से बगौल आपके चले गए तो वहाँ भी तो कुछ दिया होगा ना उन्होंने कोरोना। नहीं, वहाँ का रेशो 20 के ऊपर चल रहा था। देखिए हमारा तो 4 के ऊपर था। देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ का जितना भी रेशो है, हाँ देखिए अब इंग्लैंड से ये आया, यूके का वेरिएंट है, कितने लोग आ गए? मैं ये 1 मिनट, कितने लोग आए? हजारों लोग हैं। 5-10 हज़ार ज्यादा नहीं आए होंगे। हाँ, लेकिन पूरा पाकिस्तान फंसा दिया ना उन्होंने। तो यहाँ से अगर 4% वाले या 8% वाले चले भी गए, देखिए ये 4% 8% मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि आप टेस्ट नहीं करते। जब टेस्ट नहीं करते, आपने टेस्ट किया समझो 5000, अब आपने कह दिया 4%, इसके 10%। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी टेस्टिंग का बंदोबस्त बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मोबाइल इनको बनाना चाहिए कि लोगों के टेस्ट हों तो रियल आपको रेशो आएगा।
आपने जहाँ ज़्यादा टेस्ट किए वहाँ ज़्यादा आ गया, जहाँ टेस्ट ही नहीं किए, यहाँ 3.5 करोड़ की आबादी में आपने कितने टेस्ट किए, तो आपका रेशो कम है। अगर आप ज़्यादा करेंगे आपका भी रेशो ज़्यादा। और किस तरह टेस्ट कर रहे हैं आप ये भी तो बताएं। जब बीमार अस्पताल पहुंचता है जब टेस्ट करते हैं आप, या घरों पे जाके टेस्ट कर रहे हैं? देखिए सिस्टम टेस्ट तो देखें, लोगों को खुद कराना है, लोगों को इनफरादी अमल है ये तो, इनफरादी अमल है। इनको पैसे कम करने चाहिए, आप खुद जाकर टेस्ट करवाएं, इनको जो है उसकी फीस कम करनी चाहिए, लेकिन ये इनफरादी अमल है। इनफरादी अमल। अगर मैं आपको बेट करता हूँ कि अगर 3 करोड़ 50 लाख के तनाजुर से आप यहाँ टेस्ट लोग करेंगे ना, तो यहाँ भी 10% होगा, 10% होगा, ये आप देख लीजिएगा। मैं यही कह रहा, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि कराची का मामला है ये, और फेडरेशन तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वो दोनों पंजाब को भी फेवर देना है, केपी को भी सारा, लेकिन बात उनकी दुरुस्त है कि यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं। ऐसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, अब कोरोना हमारे ज़िंदगी के एक जुज़ बन चुका है, ये ख़त्म नहीं होगा दीगर बीमारियों की तरह। क्या लाएमल इख्तियार किया कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि अगले बरस दोबारा ये सूरत हाल ना पैदा? देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो एक ब्रिज है बिटवीन कम्युनिटी और हुकूमत, ताजरों का माई बाप है, और छोटे ताजरों की जो इस पेंडेमिक में खासकर इस ईद की वजह से जो हमने सबक सीखा है जी, हमने तो हुकूमत को पहले ही वार्न कर दिया था कि आपने जो भी लाए अमल इख्तियार किया है, इससे छोटे ताजरों का बेतहाशा नुकसान हो रहा है। हुआ और ये अभी मुजाहिदुद्दीन साहब ने भी बताया, नासिर साहब, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि शायद कराची का जो छोटा ताजिर है उसका सबसे बड़ा लॉस हुआ है। उसकी वजह ये है कि कराची जो है वो गरीब परवर शहर है। कराची में का जो जीडीपी है, कराची में जो तनासुब है गुर्बत का, वो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आके काम करते हैं। बिल्कुल सही। और वहाँ पर ताजरों और छोटे दुकानदारों के साथ इन्होंने जो किया, वो मैं समझता हूँ कि तो ये सिर्फ नहीं, ये जो छोटे और दरमियानी ताजरों का हुआ सिर्फ कराची में हुआ, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। देखिए, ये एहतजाज तो सब लोग कर रहे हैं, जैसे कि मेरी लाहौर चैम्बर के सदर से बात हुई, इस्लामाबाद के सदर से सरदार यासिर से मेरी बात हुई, वो भी ये कह रहे थे कि जी वहाँ भी लोगों ने इसी तरह एहतजाज किया है, और इसी तरह से जो अपनी सूबाई हुकूमतें हैं या इवन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो मैनेजमेंट है, उससे भी, पिंडी चैम्बर से भी मेरी बात हुई, वहाँ भी छोटे ताजिर और दुकानदार के साथ कम बेश यही सूरत है। उसकी वजह यह है कि शायद इस दफ़ा चारों सूबों के जो वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एनसीओसी को बिल्कुल जो है ना मनोवन उनके इंस्ट्रक्शन, फिर भी सिंध गवर्नमेंट का एक सही है कि उन्होंने 2 दिन आपको छूट दी। 2 दिन हमारे कहने पे कराची, पूरा पाकिस्तान 8 मई को बंद हुआ, आपके यहाँ 10 मई को बंद हुआ। 10 मई को बंद, ठीक है जी, एक फिर भी उन्होंने छूट दी, और उसमें कराची चैम्बर ने बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया। और मैं समझता हूँ कि कराची की पूरी जो छोटे ताजरों की तंजीमें हैं, उन्होंने मुझे भी, जुबैर मोतीवाला साहब को, दीगर हमारे अहदेदारान को मुबारकबाद के फ़ोन किए हैं। हमारी इन कोशिशों को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और सराहा है। बिल्कुल सही है। आखिरी बात में चल रहा है तो मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक की मुताबिक पूछूं, एज ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर होने के नाते, जून में आपका बजट भी आ रहा है जी, कैसा रहेगा बजट और मईशत कहाँ रहेगी? देखिए, हमने तो एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम दिया उनको कि जिसमें आप जो है ना ड्यूटी जो है ज़्यादा 20% रखें, जो चीज़ें यहाँ बनती हैं, जो नहीं बनती उसकी मैक्सिमम 5% रखें, सेल टैक्स को 5% पे फिक्स कर दें, जितना टैक्स आपको मिलता है ना उतना ही मिलेगा। हमने पूरी कैलकुलेशन बना के दी है। हमारा जोर उसी पे होगा ताकि लोगों पर इंपोर्ट स्टेज पर एक हैवी बर्डन नहीं पड़े। और स्टेट बैंक की जो मार्कअप की शरह जो 7% पे, भाई देखिए, मार्कअप तो मैं ये कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए, मार्कअप का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सूद तो होना नहीं चाहिए। देखिए, सूद हराम है, मैं कैसे कहूँ 4 करोड़ 3 करोड़, मैं तो नहीं कह सकता, है ही गलत। बड़ी जबरदस्त बात कही है, जब एक चीज बहुत अच्छी बात, बिल्कुल गलत है तो मैं 2 कर दो 4 कर दो, ये बहुत अच्छी बात है, खत्म होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि हमारी जैसे इकोनॉमी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन में से ऊपर जाने की तवक्को है अभी भी। भाई देखें ना, फूड इन्फ्लेशन का मसला है, और बाकी जो इन्फ्लेशन, रात में आपके यहाँ सिर्फ गंदम की फसल अच्छी हुई है, बाकी तो आपके कॉटन यार्न का मसला आ गया। देखिए, कॉटन की फसल तो ये सारी जो है ना हमारी, देखें जो चीनी है ना, चीनी जहाँ भी गन्ना पैदा होता है वो रेन वाटर से होता है, कहीं भी इरिगेशन वाटर से नहीं होता। ये सारी पानी, ज़मीन, ये होता ही नहीं। आप किसी मुल्क की स्टडी ले लें, जहाँ बारिशें हैं वहाँ गन्ना है। अब ये अलग बात है कि आपने खाने, घर में 20 आदमी आपने खाना है, खाना आप मंगा लें 5 केक उन पैसों के, तो बाकी भूखे ही मर जाएंगे ना। एक चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के लिए या आवाम के लिए इस्तेमाल की चीनी रह गई है? हम हर जगह महंगाई होती है तो चीनी की का मिसाल देते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं।
बात ये होती है कि क्या एक मिन हैसल कौम, एक इनफरादी तौर पे हम जब जो एसेंशियल आइटम नहीं है, जिसमें कपड़े हैं, जूते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो कितने महंगे बिक रहे हैं, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। जब इन्फ्लेशन की गवर्नमेंट फिगर देती है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें ये सारी बास्केट होती है, उसमें कपड़ा भी होता है, उसमें खाना भी होता है, लेकिन हम तवज्जो सिर्फ देते हैं एसेंशियल आइटम। देखिए वो तो आप लोग जो मीडिया में और जो अखबारात, चीनी के अलावा पूरे पाकिस्तान में मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है। वो बुनियादी तौर पे चूंकि वो एक पॉलिटिकल इशू है ना, चीनी तो, लेकिन बहरहाल चीनी एक इतना बड़ा इंडिकेटर है शुगर, उसकी वजह यह है कि उसमें इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इतनी बड़ी करप्शन हुई है। मैं तो दोनों इकोनॉमिक के जो है मतलब कि एक बड़ी शख्सियत है, मैं दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई सीमेंट की कीमत बढ़ गई, स्टील की कीमत बढ़ गई, क्या कहते हैं कपड़े की कीमत बढ़ गई, कॉटन यार्न के महंगा होने से कपड़े की कीमत बढ़ गई। आपको पता है कि कपड़े कितने महंगे हो गए, गारमेंट बढ़ गई कीमतें, जूतों की कीमतें बढ़ गई, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मैं इस पे आपको कुछ जवाब दूं? जी 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 बिल्कुल। देखिए ये जो कपड़ा कॉटन की प्रोडक्शन यहाँ भी कम हुई, दुनिया में भी कम हुई। जब उसका न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट में 68 सेंट से 95 सेंट पहुँच गया, यानी 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये की हो गई। वो तो अगर आपकी कॉटन होती या ना होती उसी हिसाब से बिकती और उतनी महंगाई होती। और बहुत सारे प्रोडक्ट कोरोना में बिल्कुल बैठ गए थे, 8 महीने में उनकी कीमतें डबल हो गई। वो इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप एक इम्पोर्ट। इसी जो आपकी बात है ना, इसी बात पर करते हुए मैं प्रोग्राम भी ख़त्म करूँगा। मुजाहिद साहब मुख्तसरन बताइएगा, लोगों का आम ख्याल ये है कि आप लोग बड़ी नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हो। SMEs जो हैं वो 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये की बेचते हो, 1.5 रुपये की चीज़ 2 रुपये की बेचते हो। जैसा गाड़ी वाला गाहक होता है तो उसको महंगा बेचते हो, मोटरसाइकिल वाले को सस्ता बेचते हो, साइकिल वाले को उससे सस्ता बेचते हो। ये आप लोग पे एक इल्ज़ाम है। तो इन्हीं की बात पर वो हो रही है, वो मुनाफे है कि आप लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए SMEs बड़े मशहूर है। मैं आपको इसका बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखें, मुख्तसरन बताइएगा, टाइम नहीं मेरे पास। ये सारे सिलसिले जो थे एक ज़माने में, जो कहने में बड़ा अच्छा लगते हैं कि छोटे ताजरान जो है बेईमानी करते हैं, गलत हो गया है। बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर खुल गए हैं और वो इतने कंपटीशन के अंदर आ गए हैं कि वो चीज जो हम बना रहे हैं जितने की, उससे कम में वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो कहानी खत्म, मुकाबला तो रखा भाई, जहां कंपटीशन होगा वहां ये काम हो नहीं सकता है। चले बहुत शुक्रिया। पाक फौज जो है उसको आना चाहिए कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जी जी बिल्कुल सही करने के लिए। आप 3000 का बहुत शुक्रिया, आप 3000 का बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त की कमी की वजह से भी हम थोड़ा सा बहुत सारी बातें ना कर सकें, लेकिन ईद उल फितर की इस स्पेशल ट्रांसमिशन से बिलाल हुसैन की इजाज़त दीजिए। हमारे मेहमानों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।